हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics एंड spontaneity. Bond dissociation enthalpy, the amount of energy required to break one mole of bonds of a particular type between the atoms in the gaseous state is called bond dissociation enthalpy. For example, one mole of हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स होंगे उनको ब्रेक करने के लिए 435 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी यूज होती है। तो ये हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्योंकि एक से ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं तो हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इनका एवरेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर में 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो हम फर्स्ट हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए जो एंथैल्पी है दैट इज 497.8 किलो जूल्स, और देन सेकेंड हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए जो एंथैल्पी है दैट इज 428.5 किलो जूल्स। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करके आ जाएगी। इसी तरह मीथेन जो है उसमें 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए 427 किलो जूल्स एनर्जी यूज होती है, सेकेंड के लिए 439, थर्ड के लिए 452, फोर्थ के लिए 347। तो इन सब का सम हो गया 1665 और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी आ जाएगी 1/4 ऑफ दिस, क्योंकि 4 बॉन्ड्स हैं। तो ये आ गया 416.25 किलो जूल पर मोल। हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स की बॉन्ड एंथैल्पीज की वैल्यूज हैं, जैसे हाइड्रोजन की 436, कार्बन हाइड्रोजन की 414 और कार्बन सिंगल बॉन्ड की 347। इस तरह से ये हमारे पास पूरा टेबल है। साथ ही हम यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स की भी बॉन्ड एंथैल्पीज देख सकते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड की 418 है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा है, 946 है। तो आप देख सकते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पीज टाइप ऑफ एटम पे भी डिपेंड करते हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे भी। जितना बड़ा एटम होता है बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है, और जितने ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है। हम बॉन्ड एंथैल्पीज को यूज करके किसी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला है enthalpy of reaction is equal to sum of bond enthalpies of reactants minus sum of bond enthalpies of products. Sigma bond enthalpy of reactants minus sigma bond enthalpy of products. एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें इस रिएक्शन की बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है, ईथीन प्लस 3 ऑक्सीजन gives 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर, और हमें जब जो भी वेरियस बॉन्ड्स हैं उनकी एंथैल्पी दी गई है, तब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर्स को ओपन करके लिखेंगे। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इसी तरह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स हैं और वाटर में 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अब क्योंकि हमारा फॉर्मूला था टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स है ईथीन और ऑक्सीजन, तो ये आ गया। क्योंकि 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं तो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी है 414, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स है। हाँ, एक यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड भी है, उसकी भी एंथैल्पी कार्बन डबल बॉन्ड की वैल्यू है 619। तो हमने ये 619 यहाँ डालना है, 619 और प्लस 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स 499 इंटू 3। ये हो गया रिएक्टेंट्स का सम टोटल। फिर प्रोडक्ट्स का हो जाएगा 4 इंटू कार्बन ऑक्सीजन, 4 इंटू 724, प्लस ये 2 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड्स एक में है, तो टोटल 4 OH के। तो OH का है हमारे पास यहाँ पे 460, 4 इंटू 460। ये प्रोडक्ट्स का सम टोटल सब सॉल्व करके हमारा आंसर आता है -964 किलो जूल्स पर मोल। दैट इज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। Limitations of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics tells us about the relationship between the heat absorbed and the work performed on the system. It puts no restrictions on the direction of flow of heat. However, the flow of heat is unidirectional from higher to lower temperature. फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है कि हीट हमेशा हायर से
लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ जाती है। इनफैक्ट जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस हैं, चाहे वो केमिकल हो या फिजिकल हो, वो हमेशा ही स्पॉन्टेनियसली एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गैस ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली एक्सपैंड कर जाएगी ताकि जितनी अवेलेबल वॉल्यूम है सभी को फिल कर दे, लेकिन इस डायरेक्शन में ये स्पॉन्टेनियस है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन यानी वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी अपने आप से। इसी तरह एक कार्बन को जब आप ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिवर्स डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे भी वापस कार्बन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। आपने ये भी देखा है कि एक गर्म चाय का कप जो है अपने आप ही ठंडा हो जाता है सराउंडिंग्स में रखने पे, लेकिन आपने ये कभी नहीं देखा कि एक ठंडा कप खुद ब खुद गर्म हो रहा हो। तो यानी हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं। तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाई चेंजेस टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और यही से हमारी ये एक फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन सामने आती है कि हमारा फर्स्ट लॉ जो है इट डज नॉट डिटरमिन द फीजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। वो सिर्फ इतना बताता है कि ये चेंजेस होती है, लेकिन किस डायरेक्शन में और क्यों होती है ये हमें जानने के लिए सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ती है। तो spontaneity or feasibility of a physical process or a chemical process is decided by the second law of thermodynamics. लेकिन spontaneity होती क्या है? A process which can take place by itself under a given set of conditions once it has been initiated, if necessary, is said to be spontaneous process. एक ऐसा process जो खुद ब खुद होता है, बस एक बार उसको स्टार्ट करने की जरूरत है, उसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज अ प्रोसेस दैट कैन अकर विदाउट वर्क बीइंग डन ऑन इट। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम फीजिबल प्रोसेस या प्रोबेबल प्रोसेस भी कहते हैं। इनको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसके लिए इनिशिएशन की जरूरत नहीं है, और दूसरी कैटेगरी जिसके लिए इनिशिएशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वेयर नो इनिशिएशन इज नीडेड, शुगर खुद ब खुद वाटर में डिजोल्व करके शुगर सोल्यूशन बना लेगी, वाटर इवेपोरेट कर जाता है इनटू वाटर वेपर्स, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। दीज आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जिनको इनिशिएशन की जरूरत नहीं है। और इन रिएक्शंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर बनाने के लिए आपको पहले स्पार्क प्रोड्यूस करना पड़ता है, उसके बाद वो खुद ब खुद रिएक्शन होता है। कार्बन को एक बार इग्नाइट कर देंगे ऑक्सीजन में, फिर वो खुद ब खुद कार्बन डाइऑक्साइड में जलना शुरू हो जाएगी, बनना शुरू हो जाएगी। मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ एक बार आप इग्नाइट कर देते हैं तो वो बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को एक बार आप इस प्रोसेस को हीट करके इनिशिएट कर देंगे, फिर वो खुद ब खुद डिकम्पोज करेगा इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो spontaneity means the inherent tendency of a process to occur of its own in a particular direction under a given set of conditions. ये जो प्रॉपर्टी है जिससे रिएक्शन खुद ब खुद होता है, इसको हम spontaneity कहते हैं। The processes which are forbidden and are made to take place only by supplying energy continuously from outside the system are called non-spontaneous processes. जो वैसे forbidden है, हो नहीं सकते, और उनको कराने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, वो non-spontaneous process है। All spontaneous processes proceed till equilibrium is achieved. What is the driving force which makes a process spontaneous? आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक पहाड़ के ऊपर जो रॉक पड़ा है वो खुद ब खुद रोल डाउन कर जाता है, जबकि नीचे वाले रॉक खुद ब खुद ऊपर नहीं जाता है। दोनों केसेस को अगर आप स्टडी करें तो जब रॉक ऊपर टॉप पे होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, नीचे पहुंचने पे लो हो जाती है। इसका मतलब कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इसलिए है कि उसमें एनर्जी लूज हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। और दूसरा ये कि लोअर एनर्जी पे जो रिएक्शन है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ से हम क्राइटेरिया निकालते हैं कि ज्यादातर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इसलिए होते हैं कि उनमें एनर्जी का लॉस होता है। फॉर एग्जांपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपको ज्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ऑक्टेन
burns in oxygen to form carbon dioxide and water, reaction is highly exothermic. तो अब हम conclude कर सकते हैं कि all those processes that are accompanied by decrease of energy occur spontaneously, exothermic reactions. So now we can say that the sign of delta H may be taken as the criteria for spontaneity of a process, and decrease of enthalpy may be regarded as the driving force behind the spontaneous processes. कह दिया हमने कि एनर्जी की जो डिक्रीज है वो स्पॉन्टेनिटी की तरफ लीड करती है, लेकिन इस क्राइटेरिया के लिए कुछ लिमिटेशंस हमें दिखती हैं. हमने देखा है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जहां ये वाला क्राइटेरिया जो है ओबे नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे फेल हो जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल एंडोथर्मिक प्रोसेसेस ऐसे भी हैं जो कि एंडोथर्मिक है लेकिन स्पॉन्टेनियस है, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर, formation of nitrogen dioxide from nitrogen and oxygen, graphite's reaction with sulfur to form carbon disulfide, dissolution of ammonium chloride in water, decomposition of mercury oxide, decomposition of dinitrogen pentaoxide, and conversion of barium hydroxide into बेरियम थायोसायनेट. ये सारी रिएक्शंस एंडोथर्मिक है लेकिन स्पॉन्टेनियस है. देन वी ऑल्सो सी दैट इवन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस विल प्रोसीड ओनली अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, और उस इक्विलिब्रियम के बाद चाहे डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव रहती है लेकिन फिर भी रिएक्शंस इक्विलिब्रियम के बाद आगे प्रोसीड नहीं करते हैं. और रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही रिएक्शन साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं. तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयोडीन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज करके हाइड्रोजन आयोडीन बनाता है, इसके लिए एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है. लेकिन दोनों ही रिएक्शंस हो रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू वाले भी और पॉजिटिव वाले भी. तो हम कह नहीं सकते कि नेगेटिव वालों की वजह से ही स्पॉन्टेनिटी है. तो हम इन द एंड कंक्लूड करते हैं कि टेंडेंसी टू हैव मिनिमम एनर्जी minus delta H may be the criteria for a process to be spontaneous, but it is not the only or sole criteria. है ये क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी लेकिन ओनली क्राइटेरिया नहीं है. नेक्स्ट इज सेकेंड क्राइटेरिया हम निकालते हैं रैंडमनेस और डिसऑर्डर एंड स्पॉन्टेनिटी. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि दो कंटेनर्स हैं जो एक वॉल्व से कनेक्टेड है. एक में हीलियम गैस पड़ी है और दूसरे में नियॉन गैस. दोनों ही कंटेनर्स परफेक्टली इंसुलेटेड हैं ताकि हीट ना तो अंदर जा रही है और ना ही बाहर जा रही है. अब ऐसे केस में जब आप ये वॉल्व इनके बीच का ओपन कर देंगे और देखते क्या है कि दोनों गैसेस रैंडमली एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं बिना कोई एनर्जी लिए या दिए. तो इनका मिक्सिंग जो है ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. तो आपने देखा कि मिक्सिंग हो गई और उसकी वजह से ज्यादा डिसऑर्डर या रैंडमनेस आपको दिखाई दे रही है, पहले वो ऑर्डर्ड थे. तो दैट मीन्स दिस इज द टू गेट मोर डिसऑर्डर. गैसेस क्यों मिक्स कर रही हैं, ताकि वो ज्यादा रैंडमनेस ला पाए. तो प्रोसेस proceed spontaneously in the direction in which randomness or disorder of the system increases. कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जहां हम देखते हैं कि रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. जैसे सॉलिड्स जब हीट करते हैं और मेल्ट करते हैं और लिक्विड बनाते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाने पर डिसऑर्डर इंक्रीज करता है, रैंडमनेस इंक्रीज करती है, इसलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है. इसी तरह इवेपोरेशन ऑफ वाटर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है इवन दो इट इज एंडोथर्मिक, क्योंकि रैंडमनेस इंक्रीज होती है गैस में. जब हम अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस गेट फ्री टू मूव, तो रैंडमनेस बढ़ जाती है, इसलिए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. तो इन रिएक्शन से हम ये भी कंक्लूड करते हैं कि एक और क्राइटेरिया है कि सिस्टम अगर रैंडमनेस अचीव कर पाता है, मैक्सिमम रैंडमनेस, तब भी वो स्पॉन्टेनिटी को लीड करता है. इन द एंड हमारा स्पॉन्टेनिटी जो है वो दो फैक्टर्स से डिसाइड होती है, एक एंथैल्पी, डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी, और एक इंक्रीज ऑफ रैंडमनेस. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे स्टडी करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.